देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी तहकीकात के इस नए एपिसोड के साथ। दुबई से मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग बॉलीवुड की फिल्मों का फेवरेट टॉपिक रहा है। इस फॉर्मूले पर एक से एक सुपरहिट फिल्म भी बनी है, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसमें एक्ट्रेस भी असली है, डायरेक्टर भी असली है, पुलिस भी असली है, रेड भी असली है और सोना भी असली है, स्मगलिंग भी बिल्कुल असली, कहानी भी एकदम असली। एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस, एक सक्सेसफुल मॉडल, एक बहुत बड़े रसूखदार बाप की बेटी आखिर कैसे स्मगलर के चंगुल में फंसती चली गई। उसने कैसे करोड़ों का गोल्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी से बचाकर देश के भीतर पहुंचा दिया। यह कहानी अपने आप में बहुत सनसनीखेज है। यह एक्ट्रेस एक एक हफ्ते में दो बार दुबई गई, लेकिन किसी की नजर आखिर क्यों नहीं पड़ी? किसी को इस एक्ट्रेस पर कभी शक क्यों नहीं हुआ? उसने रियल लाइफ में अपनी एक्टिंग और अपनी खूबसूरती से कैसे करोड़ों रुपए कमाए? कैसे बार बार एक एक कदम पर कस्टम ऑफिसर्स को झांसा देती गई? गोल्ड और अंडरवर्ल्ड के इस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नेक्सस की तहकीकात आज हम करने जा रहे हैं। नाम हर्षवर्धिनी रन्या राव, उम्र 32 साल। रन्या डीजीपी रैंक के अफसर के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। कन्नड़ फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं, मॉडलिंग कर चुकी है। बेंगलुरु के पॉश इलाके लावेल रोड के नंदवानी मेंशन में रहती है। बेंगलुरु का लेवल रोड है और आप देखिए नंदवानी मैंशन, यहाँ पर इसके 3rd फ्लोर पर रन्या राव अपने पति के साथ यहाँ पर रहती हैं, ऐसा बताया गया है। ये जो मकान है इसका किराया जो है महीने का वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी लाइविश लाइफ रन्या राव जी रही थी। ग्लैमर वर्ल्ड की पहचान, डीजीपी की बेटी वाला प्रोटोकॉल। रन्या के पास वीआईपी ट्रीटमेंट का पूरा इंतजाम है और इसी वीआईपी नकाब के पीछे छिपा है गोल्ड स्मगलिंग का बड़ा नेक्सस। रन्या पिछले 1 साल में 28 बार, पिछले 15 दिन में 4 बार दुबई गई। रन्या के पास पिछले कई साल से कोई फिल्म नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है, फिर भी वो बार बार दुबई क्यों गई? इसका खुलासा पहली बार 4 मार्च को हुआ जब रन्या की ये तस्वीरें सामने आई। 3 मार्च को डीआरआई को रन्या के पास से 1-2 नहीं पूरे 14 गोल्ड बार मिले, जिनका वजन 14 किलो 213 ग्राम है। कीमत 12 करोड़ 56,43,362 रुपए है। 3 मार्च को रन्या राव साउथ इंडिया ही नहीं पूरे भारत की टॉप हेडलाइंस बन गई। गोल्ड स्मगलिंग गैंग, रन्या के नेटवर्क, सोना तस्करी का दुबई रूट सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक छा गया। रन्या की प्रोफाइल, रन्या की कमाई, लाइफस्टाइल ट्रेंड करने लगी। सवाल पूछे जाने लगे कि रन्या किस गोल्ड स्मगलिंग गैंग का हिस्सा है? रन्या राव कितने साल से गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ी हुई है? रन्या राव के कार्टेल में कौन कौन शामिल है? रन्या राव की गिरफ्तारी के बाद हमने बेंगलुरु से लेकर दिल्ली, जयपुर से लेकर मुंबई गोल्ड स्मगलिंग की पूरी तरीके से तहकीकात की। भारत में अवैध तरीके से कहां से गोल्ड लाया जाता है उसका पता लगाया, साथ ही रन्या राव के पूरे प्रोफाइल को अच्छे से खंगाला। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली
कि रन्या राव का ही इकलौता ऐसा केस नहीं है जिसमें विदेश से अवैध तरीके से गोल्ड की स्मगलिंग की जाती है, बल्कि हर एक कुछ दिन में इस तरीके के केस अक्सर सामने आते रहते हैं। फरवरी 2025 में एयर इंडिया की फ्लाइट से जयपुर आए तस्कर को अरेस्ट किया गया। यह तस्कर 700 ग्राम गोल्ड मिक्सर ग्राइंडर में छिपा कर लाया था, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए थी। दिसंबर 2024 में शारजाह से आए युवक को जयपुर एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया। युवक अंडरगारमेंट में 2 करोड़ कीमत का 3.5 किलो सोना छिपा कर लाया। अक्टूबर 2024 में अबू धाबी से आए सोना तस्कर को पकड़ा गया। तस्कर ने 1 किलो गोल्ड के 3 टुकड़े अपने रेक्टम में छिपाए हुए थे, जिनकी कीमत करीब 90 लाख रुपए थी। मुंबई एयरपोर्ट पर पिछले सप्ताह दुबई से आई फ्लाइट से 2 तस्कर पकड़े गए। 18 करोड़ रुपए का 21 किलो सोना जब्त किया गया। यह सोना बेल्ट के जरिए शरीर पर बांधा गया था। जून 2024 में कीनिया की 2 महिलाओं के पास 19 करोड़ कीमत का 33 किलो सोना जब्त किया गया। ये तस्कर अंडरगारमेंट में गोल्ड छिपा कर लाई थी। दिल्ली, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु एयरपोर्ट, जहां भी गोल्ड तस्कर पकड़े गए, ज्यादातर केस में एक चीज कॉमन थी कि फ्लाइट दुबई, शारजाह या अबू धाबी से आई है। जब हमने DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड की जांच की तो चौंकाने वाले डेटा मिले। साल 2022 में तस्करी कर लाया गया 3,502 किलो गोल्ड पकड़ा गया। इसमें से 42% यानी 1,470.84 किलो सोना दुबई से तस्करी कर लाया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में UAE से लाया गया 973 किलो 400 ग्राम, 2014-15 में 1,291 किलो, 2015-16 में 1,417 किलो 570 ग्राम गोल्ड पकड़ा गया। DRI की लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर UAE का ही है। इसके बाद बांग्लादेश, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों का नंबर आता है। सवाल यह है कि भारत में UAE से सोने की बड़ी तस्करी क्यों होती है? भारत में गोल्ड स्मगलर्स का कितना बड़ा नेटवर्क है? तस्करों को गोल्ड स्मगलिंग से कितनी कमाई होती है? रन्या राव ने कितनी बार गोल्ड तस्करी की? रन्या तस्करी कर कितना सोना भारत ला चुकी है? हर्षवर्धनी रन्या राव एक्ट्रेस 1 साल में 28 बार दुबई गई। पिछले 15 दिन में ये उसका चौथा राउंड था और इस वक्त सोने की कीमतें रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही थी। सोना कितना ऊपर तक जाएगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता और स्मगलर्स के लिए यह पीरियड गोल्डन पीरियड होता है। रन्या राव को लालच देकर स्मगलर्स के कार्टेल ने एक एक ट्रिप के जरिए करोड़ों के वारे नारे किए। सोना जैसे जैसे महंगा होता जा रहा था, रन्या राव की दुबई फ्लाइट्स फ्रीक्वेंट होती जा रही थी। कमाई और लालच इस कदर बढ़ गया कि कस्टम डिपार्टमेंट को अब शक होने लगा। सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी की बेटी को एयरपोर्ट पर VVIP स्टेटस मिला हुआ था। उसे कोई चेक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने एक्ट्रेस और उसके नेक्सस की सारी प्लानिंग को चौपट करके रख दिया। सवाल ये कि आखिर रन्या राव ने क्या गलती की? उस पर किस ऑफिसर को शक हुआ और कैसे शक हुआ? इस पूरे कार्टेल का भांडा फोड़ कैसे हुआ? अब करते हैं इसकी पूरी तहकीकात। तारीख 3 मार्च 2025, जगह कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु। समय शाम करीब 4 बजे। बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आई एमिरेट्स की फ्लाइट लैंड की। पैसेंजर्स इमिग्रेशन चेकिंग के लिए चले गए। रन्या राव एयरपोर्ट के फर्स्ट एंट्री ऑफ अराइवल पर पहुंची। वहां उसे प्रोटोकॉल ऑफिसर कांस्टेबल बसव राजू मिला। बसव राजू रन्या को बिना इमिग्रेशन जांच के ग्रीन चैनल से बाहर ले जाने लगा। एयरपोर्ट पर DRI की टीम ने रन्या राव को रोका और जांच करने के लिए कहा,
लेकिन प्रोटोकॉल के लिए आए कांस्टेबल बसव राजू ने उन्हें डीजीपी की बेटी बताया और प्रोटोकॉल के चलते जांच नहीं करने के लिए कहा। लेकिन डीआरआई के पास सॉलिड इनपुट था, इसीलिए मजबूरन रन्या राव को डीएफएमडी से होकर गुजरना पड़ा और डीएफएमडी से गुजरते ही उसकी पोल खुल गई। रन्या के पास 14 किलो 213 ग्राम की 14 सोने की ईंट बरामद हुई। ये गोल्ड बार शरीर, जांग और कमर पर क्रैप बैंडेज लगाकर खास तरीके से छिपाई गई थी। इस सोने को छिपाने के लिए रन्या ने बाकायदा एक स्पेशल जैकेट बनवाई थी। रन्या की तस्करी का खेल ओपन होते ही डीआरआई का एक्शन शुरू हो गया। छापे रन्या के घर तक भी पड़े। रन्या के घर से डीआरआई को 2 करोड़ 67 लाख की नकदी, 2 करोड़ 6 लाख 29,277 रुपए का गोल्ड बरामद हुआ। रन्या राव को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीआरआई ने सोने की एक बड़ी खेप जो तस्करी कर लाई गई थी उसके साथ अरेस्ट किया। उसके बाद डीआरआई की टीम यहाँ पर पहुँची जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये बेंगलुरु का लेवल रोड है और आप देखिए नंदवानी मैंशन यहाँ पर, इसके 3rd फ्लोर पर रन्या राव अपने पति के साथ यहाँ पर रहती हैं, ऐसा बताया गया है। ये जो मकान है इसका किराया जो है महीने का वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी लाइविश लाइफ रन्या राव जी रही थी। और यहाँ पर ऐसा बताया गया सूत्रों के जरिए कि 6 से 7 अधिकारियों की डीआरआई की टीम और बेंगलुरु पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी। कम से कम 5 से 6 घंटे तक इस घर में सर्च ऑपरेशन चला। उसके बाद कई सारे दस्तावेज यहाँ से बरामद हुए हैं। साथ ही यहाँ से 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और 2 करोड़ 6 लाख रुपए की ज्वेलरी इस घर से बरामद की गई है। रन्या की तस्करी का पैटर्न किसी मंझे हुए खिलाड़ी जैसा था। सोना छिपाने से लेकर बिना जांच बाहर निकलने तक के लिए खास प्लान तैयार किया गया, लेकिन यह सब फेल हो गया। रन्या डीआरआई के ट्रैप में फंस गई। रन्या राव ने बोला है कि वो पहली बार ला रही हैं, लेकिन अगर हम तथ्यों को देखें और जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इस केस को क्रैक किया है, तो ये पहली बार का चांस नहीं लग रहा है। क्योंकि क्या रहता है कि एजेंसी क्या करती है कि वो प्रोफाइलिंग करती है ट्रैवलर्स की, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं ऐसे डेस्टिनेशंस में जहाँ से स्मगलिंग के रूट्स बनते हैं, और उसके अंदर वो एनालाइज करने की कोशिश करती है कि ये लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है। तो जैसा कि न्यूज़ में मैंने पढ़ा है कि करीबन इन्होंने 20 चक्कर लगाए हैं और पिछले 2-3 महीने में शायद 10 चक्कर लगे हैं, और 4 चक्कर तो बहुत ही रिसेंट पीरियड में लगे हैं। 14 किलो सोना बॉडी के ऊपर आप जब एक डेड वेट एक्स्ट्रा अपने बांध के चलते हैं तो आपकी मूवमेंट के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है। तो जब ये पैसेंजर आ रहा था तो ऐसा कोई भी इनकी मूवमेंट के अंदर नहीं हुआ था, तो इसका मतलब ये इससे पहले भी इस तरीके अटेम्प्ट कर चुकी है। नॉर्मली गोल्ड की जो स्मगलिंग रहती है उसके अंदर क्या होता है कि जो स्मगलर का जो गैंग होता है, जो गैंग मेंबर होते हैं और जो पैसेंजर होता है, उसको वो पूरा किट तैयार करके देते हैं। इनको इनकी भाषा में बोलते हैं बेल्ट, यानी कि ये आप बेल्ट बांध लेना यहाँ पे। तो वो क्या होता है कि एक बेल्ट बनी होती है जिसके अंदर बिस्किट फिक्स होते हैं, उसको ये अपना बॉडी के ऊपर बताया जाता है कि इसको ऐसे बांध लेना, इसको ऐसे बांध लेना। तो इस तरह से इसको करके इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि ये शायद इनका पहला अटेम्प्ट नहीं होगा। सवाल यह है कि हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ी रन्या कैसे स्मगलिंग गैंग से जुड़ गई, उसके गैंग में कितने लोग शामिल हैं, कितने समय से वो तस्करी से जुड़ी है। हमने इसकी तहकीकात शुरू की और सबसे पहले रन्या राव का प्रोफाइल खंगाला। रन्या राव कर्नाटक के चिकमंगलूर की रहने वाली है। दयानंद सागर कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। रन्या राव के पिता के निधन के बाद उसकी मां ने डीजीपी रैंक के अफसर रामचंद्र राव से दूसरी शादी की। इस तरह रामचंद्र राव रन्या के सौतेले पिता बन गए। कॉलेज की पढ़ाई के बाद रन्या राव ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ गए। कुछ दिन तक रन्या ने मॉडलिंग की, इसके बाद फिल्म दुनिया में कदम रखा। दो 2014 में कन्नड़ फिल्म माणिक्या से रन्या ने करियर की शुरुआत की।
सुपरस्टार सुदीप के साथ काम किया। 2016 में तमिल फिल्म वाघा में विक्रम प्रभु के साथ रन्या लीड रोल में आई। 2017 में कन्नड़ फिल्म पटाकी में गणेश के साथ काम किया। रन्या ने 3 साल में 3 फिल्में की। हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और रन्या का फिल्मी करियर लगभग खत्म हो गया। 2017 के बाद से उसने फिल्म इंडस्ट्री से भी दूरी बना ली। नवंबर 2024 में रन्या ने आर्किटेक्ट जतिन होकेरी से शादी की। इस शादी में पुलिस महकमे और राजनीति से जुड़े कई दिग्गज शामिल हुए थे। इसके बाद रन्या लेवल रोड के नंदवानी मेंशन के 3rd फ्लोर पर अपार्टमेंट लेकर रहने लगी, जिसका किराया करीब 4.5 लाख रुपए महीना है। इन्वेस्टिगेशन में रन्या ने बताया है कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद रियल एस्टेट में फ्रीलांस कंसल्टेंट का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते उसे दुनिया के अलग अलग देशों की यात्रा करनी पड़ती है। उसमें दुबई भी शामिल है और ये ही वो पॉइंट है जिसके चलते रन्या पहली बार पकड़ी गई। पिछले 1 साल में रन्या राव 28 बार दुबई की ट्रिप कर चुकी है। DRI के अधिकारियों को रन्या राव पर शक हुआ क्योंकि वो लगातार दुबई विजिट करती थी। ऐसा हमें बताया गया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान 15 बार वो दुबई जाकर आई थी, जिसके बाद DRI के लोगों को वहाँ पर जो मौजूद अधिकारी हैं बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उन्हें शक हो गया कि क्यों ये बार बार वहाँ पर विजिट कर रही हैं। उसके बाद उन पर नज़र रखी जाने लगी। चूँकि रन्या राव कर्नाटका में पुलिस के एक सबसे बड़े अधिकारी की स्टेप डॉटर हैं, इसीलिए हमेशा से जब भी वो एयरपोर्ट पर पहुंचती थी, बेंगलुरु एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल उन्हें एस्कॉर्ट करता था और बिना किसी तलाशी के वो आसानी से बाहर निकल जाती थी। यही एक बड़ी वजह है कि ऐसा शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि अपने पिछले विजिट में भी वो इस तरह से गोल्ड की तस्करी कर लाई होंगी, और चूंकि वो एस्कॉर्ट उनको मिल जाता था, उनकी किसी भी तरह से तलाशी नहीं होती थी, तो बड़े आराम से तस्करी किए हुए सोने को लेकर एयरपोर्ट से सुरक्षित बाहर निकल जाती थी। हाई प्रोफाइल फैमिली की बेटी रन्या को लेकर जांच में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसका जिक्र DRI ने अपने जांच दस्तावेजों में भी किया है। रन्या ने बताया है कि 1 मार्च की शाम उसे VoIP नेटवर्क बेस्ड एक इंटरनेशनल कॉल आई। फोन पर सामने वाले व्यक्ति ने अफ्रीकन अमेरिकन एसेट के बारे में उससे बातचीत की। कॉलर ने उसे कुछ पैकेट्स दुबई से बेंगलुरु पहुंचाने के लिए कहा। इसके लिए मीटिंग 3 मार्च को दुबई एयरपोर्ट पर फिक्स की गई। रन्या ने बताया है कि उसे 2-3 सप्ताह से इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे थे। कई कॉल उसने रिसीव किए और कई कॉल्स इग्नोर कर दिए। 3 मार्च को उसकी मीटिंग दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर सिक्योरिटी चेक के बाद डाइनिंग लाउंज में फिक्स हुई। अपने सौतेले पिता के रस्तूख पर मिलने वाले प्रोटोकॉल को लेकर रन्या बहुत कॉन्फिडेंट थी। उसे कतई नहीं लग रहा था कि वो कभी पकड़ी भी जाएगी। 3 मार्च को दुबई जाने के लिए रन्या ने अपने पति जतिन के क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक किया। सुबह 4 बजे की फ्लाइट लेकर वो बेंगलुरु से दुबई निकल गए। दुबई एयरपोर्ट पर रन्या को 2 पार्सल दिए गए। पार्सल को लेकर रन्या सीधे एयरपोर्ट के वॉशरूम में चली गई। रन्या ने जब पार्सल खोला तो उसे 4 पैकेट्स के अंदर 12 गोल्ड बिस्किट, इसके अलावा एक अलग पैकेट में गोल्ड बिस्किट के 5 टुकड़े मिले। एयरपोर्ट के वॉशरूम में रन्या ने ये गोल्ड बिस्किट अपने शरीर पर बांध लिए। बड़े बिस्किट को उसने क्रैप बैंडेज और टिश्यू की मदद से शरीर पर चिपकाया, जबकि बिस्किट के छोटे टुकड़ों को उसने जूते के अंदर छिपा लिया। प्राइमरीली सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये स्टेटमेंट में कई लूप होल्स हैं। देखिए, पहली चीज़, कोई भी आदमी किसी अननोन आदमी को ऐसे 14 किलो गोल्ड नहीं पकड़ा देगा एयरपोर्ट के अंदर आके। ये मैं मान सकता हूँ कि डिलीवरी एयरपोर्ट के अंदर हुई होगी, लेकिन डिलीवरी जब हुई होगी वो पूरा इसका बेल्ट बन के, या जैसे इसको कंसील करना है उस तरह से बन के आया होगा, क्योंकि वो कह रही हैं कि उन्होंने सीजर से टेप काट के उसको फिक्स किया। सिक्योरिटी एजेंसीज हैंडबैग के अंदर सीजर्स को किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं करती हैं, तो सीजर तो वो एयरपोर्ट के अंदर ला ही नहीं सकती थी, तो वो गलत कह रही हैं। दूसरा, शी इज़ नॉट ए प्रोफेशनल इन द सेंस कि वो उसको पहली बार ला रही है और इतने अच्छे से कंसील करके अच्छे से बना सकती हैं। नॉर्मली जितने भी केसेस हम लोगों ने पहले भी पकड़े हैं,
तो देखा गया है कि जो मूल होते हैं, जो उसको कैरी कर रहे होते हैं, उनको सब चीज़ें तैयार करके दी जाती हैं और कैसे फिट करना है उसको बताया जाता है। तो इस केस में मुझे यही लगता है कि वो गलत कह रही हैं कि उन्होंने लिया और उसको काट के अपनी बॉडी में ऐसे फिट किया। ये सब पहले से प्री प्लान होता है कि इसको यहाँ पे फिट करना है, उसी हिसाब से वो उसकी जो बेल्ट है या जो शेप है उसी हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। अब आप इसमें एक देखिए, उसमें कुछ गोल्ड के जो बार्स थी वो कटी हुई थी। अब वो कटी हुई बार 5 क्यों लाएगा? जो इतने बिस्किट पूरे ला रहा है तो 5 बिस्किट कटे हुए क्यों लाएगा? क्योंकि वो पहले से ही डिज़ाइंड होता है कि इसको बॉडी में या इसको आपने अपने शू के अंदर इस तरह से फिट करना है, तो उसका साइज़ ऐसे होना चाहिए, ऐसे मॉड्यूलेट होना चाहिए। डीआरआई सूत्रों का कहना है कि रन्या राव काफी समय से स्मगलिंग में लगी हुई थी। उसे पहले से पता था कि सिक्योरिटी चेक में उससे कैंची रखवा ली जाएगी, इसलिए क्रैप बैंडेज को वो पहले से ही काट कर ले गई थी। ये भी पहले से ही फिक्स था कि वो प्रोटोकॉल ऑफिसर बुला लेगी और उसे जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए दुबई से सेम डे में ही उसने रिटर्न फ्लाइट भी ली। पकड़े जाने के बाद भी रन्या जांच एजेंसीज को गुमराह करने में जुटी हुई है। उसने बताया कि बतौर टूरिस्ट वो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में जा चुकी है, लेकिन सोना तस्करी के खेल में वो पहली बार शामिल हुई है। लेकिन ये बात सच नहीं है, रन्या लगातार झूठ बोल रही है। रन्या ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि उसने किसके कहने पर गोल्ड स्मगलिंग की। दुबई में सोना देने वाले शख्स से भी रन्या ने पुरानी पहचान होने से इनकार कर दिया है। डीआरआई सूत्रों का कहना है कि रन्या राव को पकड़ने के लिए उनके दिल्ली ऑफिस को स्पेसिफिक इनपुट मिला। इसके बाद डीआरआई ने रन्या राव की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगालने का प्लान किया और जैसे ही रन्या राव की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई, पूरा खेल समझ आ गया और उसके बाद रन्या राव को पकड़ने की प्लानिंग तैयार की गई। देश के सभी कस्टम एयरपोर्ट पर खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर उन पैसेंजर्स के बारे में जानकारी देता है जो लगातार विदेश जा रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर जिन फ्रीक्वेंट फ्लायर को आइडेंटिफाई करता है, उनकी प्रोफाइल एनालाइज की जाती है। प्रोफाइल के जरिए यह देखा जाता है कि क्या वाकई में इस व्यक्ति को बार बार विदेश जाने की जरूरत पड़ती है। पैसेंजर्स के मैनिफेस्ट आते हैं, उस मैनिफेस्ट को हम स्टडी करके एनालाइज करते हैं। अब जैसे हमारे पास एक पैसेंजर का, जैसे मान लीजिए रन्या राव का प्रोफाइल आया, तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, महीने में 20 बार ट्रैवल करते होंगे फॉरेन का, तो उसका प्रोफाइल हमें पता है कि वो किस तरह से उनका टिकटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देख के हम एनालाइज कर लेते हैं कि ये एक जेन्युइन बिजनेस बोनाफाइडी बिजनेसमैन हो सकता है और ये एक डाउटफुल बोनाफाइडी बिजनेसमैन हो सकता है। तो जो बोनाफाइडी डाउटफुल होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है और वो हम शेयर करते हैं अपने फील्ड फॉर्मेशंस के साथ, जो उसके बेसिस पे पैसेंजर की ऑन द स्पॉट प्रोफाइलिंग करते हैं और जहां उनको शक होता है उसको एग्जामिन करते हैं। इस केस के अंदर मेरा ये मानना है कि एजेंसी के पास प्रोफाइलिंग के अलावा और भी इंफॉर्मेशन रही होगी, या जैसे पुरानी इसकी जो डीलिंग रही होगी गोल्ड स्मगलिंग रैकेट के अंदर, कहीं ना कहीं एजेंसीज के नेटवर्क में वो चीज़ें आ गई होंगी, इसलिए उन्होंने इसको स्पॉट करके डायरेक्टली अप्रीहेंड किया है। रन्या राव के पास ना कोई बिजनेस था, ना ही फॉरेन टूर से जुड़ा कोई जॉब, ना ही उसके पास फिल्म थी जिसकी शूटिंग के लिए वो बार बार विदेश जा रही हो। खास बात यह है कि उसके पास कभी किसी फिल्म क्रू ने भी ट्रेवल नहीं किया। इमिग्रेशन और कस्टम्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें ऐसे लोगों पर नज़र रखी जाती है जो बार बार ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ से स्मगलिंग के चांसेस होते हैं। तो एक तो ये होता है कि डायरेक्ट टेक्निकल सर्विलेंस से वो पता लग जाता है उस एजेंसीज को, जैसे डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसका नाम छोटा नाम डीआरआई है वो, और कस्टम्स डिपार्टमेंट वो भी हैं, और इमिग्रेशन में भी ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बार बार फ्रिक्वेंटली जो लोग जाते हैं उनके बारे में रेड फ्लैग हो जाता है कि ये लोग, इनके ऊपर नज़र रखी जाए। एक तो ये हो गया कि जो टेक्निकल सर्विलेंस के साथ साथ है। दूसरा, इन सभी एजेंसीज़ के अपने अपने सोर्सेज होते हैं, यानी मुखबिर होते हैं, और वो मुखबिर खबर देते हैं कौन आदमी इस मामले में करता रहता है। वो मुखबिरों को फिर वो, अगर मुखबिर के थ्रू ऐसा सीजर होता है तो उनको इनाम भी मिलता है। इसलिए डीआरआई का शक गहरा हो गया। डीजीपी की सौतेली बेटी रन्या राव ने 83 लाख रुपए खर्च कर दुबई में रेजिडेंट परमिट भी ले ली थी। सूत्रों का कहना है कि रन्या राव जब भी विदेश यात्रा पर जाती थी तो वो अलग अलग ड्रेस में दिखाई देती थी, लेकिन जब वो विदेश से वापस भारत लौटती थी
तो वो एक खास किस्म की जैकेट पहना करती थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि ये खास किस्म की जैकेट खास तौर पर स्टिच करवाई गई थी ताकि सोने को अच्छे से छिपाया जा सके और वो डीआरआई की नजर से बचकर एयरपोर्ट से बाहर आ सके। लेकिन इस बार डीआरआई के पास स्पेसिफिक इनपुट था और इसी इनपुट के बाद रन्या राव की गिरफ्तारी का प्लान तैयार किया गया। 3 मार्च को रन्या दुबई से बेंगलुरु पहुंची तो उसने एयरपोर्ट थाने से प्रोटोकॉल की मांग की। बसव राजू ने किसी वीआईपी मूवमेंट में बिजी होने का हवाला दिया। तब रन्या ने बसव राजू को अपने पिता से शिकायत करने की धमकी दी और मजबूरन बसव राजू को प्रोटोकॉल देने के लिए आना पड़ा। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए रन्या ने बसव राजू को धमकी दी है। इससे पहले भी वो कई बार प्रोटोकॉल की जिद कर चुकी है और हर बार डीजीपी वाली धमकी के चलते बसव राजू ने उसे जांच के बिना बाहर निकाला है। डीआरआई ने जब रन्या राव को गिरफ्तार किया, जांच की, तो रन्या राव ने अफसरों को लगातार धमकियां दी। यहां तक कि उसने कई विधायकों और मंत्रियों को फोन तक कर दिया ताकि वो गिरफ्तारी से बच सके। लेकिन डीआरआई के पास सॉलिड इनपुट था। यही वजह है कि रन्या राव नहीं बच सकी, वो गिरफ्तार कर ली गई और उसके बाद रन्या राव के तस्करी का नेटवर्क खुलकर सामने आ गया। रन्या राव के स्मगलिंग रैकेट की जांच शुरू की गई तो सबसे बड़ा नाम तरुण राजू का सामने आया है। तरुण राजू 5 स्टार होटल मालिक का पोता है जिसे अरेस्ट कर लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि बिजनेसमैन तरुण राजू से रन्या राव लगातार फोन पर बात करती थी। शादी के बाद से रन्या की दुबई ट्रिप अचानक बढ़ गई। जब भी वो दुबई जाती थी अपने पति जतिन को तरुण से मीटिंग की बात कहकर जाती थी। इसके चलते जतिन और रन्या के बीच विवाद भी खड़ा हो गया। नौबत शादी टूटने तक आ गई, लेकिन रन्या की दुबई ट्रिप फिर भी जारी रही। बताया जा रहा है कि तरुण ही वो शख्स है जो रन्या को गोल्ड तस्करी के काले धंधे में लेकर आया। ऐसा क्यों है ये समझ लीजिए। तरुण राजू पहले से जानता था कि रन्या को वीआईपी प्रोटोकॉल मिल सकता है। डीजीपी की बेटी होने के चलते वो इमिग्रेशन जांच से बच सकती है। सेलिब्रिटी होने के चलते उस पर लोगों को शक भी नहीं होगा। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी होने के चलते डीआरआई भी उस पर ज्यादा संदेह नहीं करेगी। सूत्रों का कहना है कि तरुण राजू इस स्मगलिंग गैंग की सबसे बड़ी कड़ी है। दुबई तक पैसा पहुंचाने, सोना खरीदने का पूरा काम तरुण ही देखता था। रन्या को 1 किलो सोने पर 1 लाख रुपए दिए जाते, यानी 14 किलो सोने पर रन्या का हिस्सा 14 लाख रुपए का बन जाता। रन्या इस काले धंधे में कब से जुड़ी है, इस बात का अंदाजा आपको डीआरआई के अरेस्ट मेमो से लग जाएगा, जिसमें साफ साफ रन्या के काले कारनामों का जिक्र किया गया है। अरेस्ट मेमो में लिख दिया गया है कि पिछले साल नवंबर और दिसंबर महीने में रन्या ने दुबई में सोना खरीदा था और इस सोने को लेकर दुबई कस्टम को डिक्लेरेशन भी दिया था। 13 नवंबर 2024 और 20 दिसंबर 2024 को यह डिक्लेरेशन दिया गया, जिसमें रन्या ने दुबई से सोना खरीदकर जेनेवा ले जाने की बात कही, जबकि रन्या की हिस्ट्री बता रही है कि वो कभी दुबई से जेनेवा नहीं गई। ये सोना भी तस्करी कर भारत लाया गया। तो क्लियर कट एक मतलब ऐसे क्लियर कट एज पर एक्ट देयर इज अ इवेजन, जैसे 104 मैंने आपको बताया एज पर एक्ट, तो इसमें तो अरेस्ट होना ही था, उसको पावर ऑलरेडी है, पर प्रोसीजर तो सीआरपीसी का ही फॉलोड रहेगा। इसमें कोर्ट में जैसे आपने तो टाइम लगेगा, बेल का ये नहीं कहूँ कितना टाइम लगेगा, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। सज़ा की बातें करें इसमें तो सज़ा 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा होती है एज पर एक्ट। और अब ये स्टेटमेंट्स इन केसों में जनरल होते हैं। इफ़ यू विल सी और भी मैटर्स इस तरीके के चलते हैं जो हम देखते हैं। हर केस में तो मैं डिफेंस की साइड होता हूँ, पर स्टिल हमारा भी प्राइमरी स्टेटमेंट क्लाइंट्स को यही होता है कि किसी ने हमें दे दिया, किसी ने हमें पकड़ा दिया। बट 12 किलो गोल्ड और जिस तरीके से ये लेकर आई यहाँ पे, जैसे आपकी ही सभी आपने बताया कि किसी आदमी ने दे दिया, मुझे यहाँ रख लिया, तो वी कैन फाइंड अ लूप इन दिस स्टेटमेंट ओनली। रन्या पर डीआरआई का शिकंजा कस चुका है। हवाला रैकेट में शामिल होने की आशंका के चलते सीबीआई भी केस की जांच से जुड़ गई है। अब रन्या की रैकेट के हर तार को खंगाला जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि रन्या इस काले धंधे में क्यों एंटर हुई, उसकी क्या मजबूरी थी, दुबई से सोना लाने में उसने कितना प्रॉफिट कमाया। पूरी तहकीकात के लिए देखिए अगली रिपोर्ट।
दुबई से बेंगलुरु की फ्लाइट 12 घंटे की होती है। एक फ्लाइट में एक बार में रन्या राव 14 किलो सोना लेकर आ जाती थी। ये सोना आज के रेट के हिसाब से 12 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत का है। और ये तो बात है सिर्फ दुबई की। सोने की स्मगलिंग सिर्फ दुबई से नहीं होती। अबू धाबी और शारजा में भी एक से बढ़कर एक तस्करों के गिरोह एक्टिव रहते हैं। 12 घंटे की फ्लाइट, 12 करोड़ का सोना। इसकी कमाई में आखिर किसका कितना कट था? एक्ट्रेस रन्या राव को एक ट्रिप पर कितना कैश मिलता था? उसने अब तक इसके जरिए कितनी दौलत कमाई? ये जानने में भी यकीनन आपकी दिलचस्पी होगी। हमने इसकी भी तहकीकात की। ये रिपोर्ट देखिए। 3 मार्च की सुबह 4 बजे रन्या ने दुबई के लिए उड़ान भरी। 3 मार्च की शाम 4 बजे वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। 12 घंटे में रन्या 14 किलो 213 ग्राम यानी 12 करोड़ 56 लाख रुपए का सोना ले आई। गोल्ड स्मगलिंग गैंग में करियर बनाकर रन्या ने कई बार दुबई की ऐसी ही ट्रिप्स की। रन्या अकेली नहीं है। दुबई, अबू धाबी, शारजाह से सोना तस्करी कर लाने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। जयपुर से लेकर मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली एयरपोर्ट तक हर कुछ दिन में ऐसे ही लोग पकड़े जाते हैं। सवाल यह है कि स्मगलिंग गैंग में रन्या जैसे करियर क्या कमाते हैं? स्मगलिंग गैंग के लीडर को कितना मुनाफा होता है? हिंदुस्तान में गोल्ड तस्करी के दूसरे रूट्स कौन कौन से हैं? हमने हर रूट की तहकीकात की। यूएई, बांग्लादेश, चीन, हांगकांग, कुवैत, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, सऊदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों में सोना तस्करी कर लाया जाता है। कई देशों से हवाई मार्ग के जरिए तस्करी होती है, जो भारत से सटे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चीन जैसे देशों से बॉर्डर क्रॉस कर सोना लाया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि स्मगलर जो हैं यही रूट फॉलो करते हैं। एयर रूट के अलावा लैंड रूट भी है। पीछे लद्दाख बॉर्डर के अंदर 108 किलो सोना पकड़ा गया था। आपको याद होगा 4-5 साल पहले केरला के अंदर एक डिप्लोमेटिक बैग के अंदर 30 किलो सोना मिला था। हमने DRI दिल्ली ने 80 किलो सोना एक बार पकड़ा था। तो ऐसा नहीं है। और वो भी क्या था कि वो म्यांमार बॉर्डर से आया था। तो गोल्ड की स्मगलिंग के अंदर मार्जिन है और दूसरा इसकी कैरिंग आसान है। आप देखिए ना, 80 आपके मोबाइल फ़ोन जितना 1 करोड़ रुपए का सोना है तो उसको कैरिंग आसान है और इट्स जस्ट एज गुड एज कैश। आज अभी देखिए आप पूरे पैसे उसके ले सकते हैं। तो इसलिए लोगों को इसमें स्मगलिंग में इंटरेस्ट रहता है। इन देशों से सोना लाने के लिए सबसे बड़ी वजह भारत में सोने की कीमतें हैं। इन देशों की तुलना में भारत में सोने की प्राइस कहीं ज्यादा है। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझिए। दुबई में सोने का भाव 83 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। बांग्लादेश में यह रेट 82 लाख 42 हजार रुपए और श्रीलंका में 81 लाख 74 हजार रुपए है, जबकि भारत में सोने का भाव 86 लाख 40 हजार रुपए प्रति किलो है। गोल्ड की स्मगलिंग पहले कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव बिजनेस था, जब गोल्ड की प्राइस हमारे यहाँ और दुबई में बहुत फ़र्क था। लेकिन अभी प्राइसेस कम हो गए, फिर भी ये गोल्ड स्मगलिंग का केस चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गोल्ड स्मगलर्स हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादातर केसेस में बहुत से लोगों को करियर बना के भेजते हैं कि उनको अपना खर्चा देंगे, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको गोल्ड मिलेगा और गोल्ड लेके वापस आइए। वो उसका खर्चा निकालने के बावजूद भी वो प्रॉफिटेबल होता है। ये एक प्रकार से गोल्ड स्मगलर्स का एक रैकेट है। वो खुद ज़्यादातर खुद नहीं करते हैं, किसी लोगों से कराते हैं। एक तो ये बात होगी। रन्या राव का जो केस है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि इतनी मात्रा में गोल्ड लेके आना और उसको कंसील करके लाना, बेल्ट बना के अपनी क्रेप बैंडेज से बांध कर अपनी कमर में बांधना और पीछे अपनी पिंडलियों में बांध कर लेके आना, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी और एक किसी प्रकार से एक प्लानिंग का हिस्सा है। और उस प्लानिंग के थ्रू ये इतना ज़्यादा गोल्ड जो बता रहे हैं 12.5 किलो सोना लेके आई हैं और अपने शरीर पर छुपा के लेके आई हैं। ये बिना किसी बड़ी बिग प्लानिंग के बिना नहीं हो सकता। सोने की तस्करी में रेट का मार्जिन क्या होता है, इसे दुबई और रन्या के एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। फिर आपको तस्करों और गोल्ड करियर की काली कमाई समझ में आ जाएगी। दिल्ली और दुबई में सोने के रेट में प्रति किलोग्राम करीब 3,40,000 का अंतर है। रन्या राव 14 किलो 213 ग्राम सोना लेकर भारत आई थी। इस हिसाब से पूरे सोने की कीमत पर 48,32,420 रुपए का अंतर आता है।
यानी ये तस्करी गैंग की एक ट्रिप की कमाई है। इस पैसे में करीब 14 लाख रुपए रन्या को मिलने वाले थे। भारत ने विदेश से सोना लाने पर कुछ कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है। रन्या राव जो सोना लाई उस पर कस्टम ड्यूटी कई करोड़ लगनी थी। अगर कस्टम ड्यूटी देकर सोना लाया जाता तो तस्करों को कोई फायदा नहीं होता। सरकार ने सोने की लिमिट तय कर कुछ नियम भी बनाए हुए हैं। पुरुष दुबई से 20 ग्राम सोना लाता है तो ये ड्यूटी फ्री होता है। महिलाओं के लिए 40 ग्राम सोने तक ड्यूटी नहीं लगती। बच्चों के लिए भी ड्यूटी फ्री गोल्ड लिमिट 40 ग्राम रखी हुई है, लेकिन इससे ज्यादा सोना लाने पर मात्रा के हिसाब से 3% से 10% तक ड्यूटी देनी होती है। खास बात यह है कि सोना लाने की यह छूट हर पैसेंजर पर लागू नहीं होती है। तो कोई भी जो पैसेंजर्स हैं वो ये गलतफहमी में ना रहें कि टूरिस्ट को किसी भी तरह का कोई गोल्ड के अंदर कोई छूट है या कोई अलाउंस है। कितने भी ग्राम पे कुछ भी ये जितना भी है, ये जो वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, कोई 6 महीने से रह रहा है, कोई साल से रह रहा है, ये बेनिफिट्स उनको दिए गए हैं। बाकी अगर हम गोल्ड लेके आते हैं, हमें ऐसा नहीं है कि वो हम उसको प्रोहिबिटेड है, बुलियन में नहीं, लेकिन हमने कोई ज्वेलरी ले ली तो जो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी का रेट है 38.5%, वो देके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वो आपको डिक्लेयर करना होगा। ये नहीं है कि आप लेके आ गए, अगर कस्टम वाले ने आपको रोक लिया तो आपने बता दिया कि मेरे पास है। अगर आप डिक्लेयर करके ला रहे हैं तो 38.5% ड्यूटी रेट है, उस पर आप ड्यूटी दीजिए और निकलिए। रन्या राव पिछले 15 दिन में 5 बार दुबई जा चुकी हैं। डीआरआई को शक है कि हर बार उसने सोने की तस्करी की होगी, प्रोटोकॉल का फायदा उठाकर मोटी कमाई की होगी। रन्या को 1 किलो सोने पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर दुबई से 5 राउंड में 70 किलो सोना लाई होगी तो उसकी कमाई भी 70 लाख के आसपास हो गई होगी। लेकिन रन्या को जो हिस्सा दिया जा रहा था वो हर करियर को नहीं दिया जाता है। जो कैरियर है उसको इतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन इस केस में ये कैरियर ज़्यादा पैसा ले रहा होगा क्योंकि इसको एक प्रोटोकॉल मिलती थी जिससे इनकी कैरिंग जो है वो ज़्यादा सिक्योर्ड थी, तो इसलिए हो सकता है इनको ज़्यादा पैसा मिलता हो। खास बात यह होती है कि रन्या जैसे करियर को कभी भी पता नहीं होता कि वो किसके लिए काम कर रही है, सोने की खरीद किसने की है, इसे मार्केट में कौन बेचेगा, पेमेंट कैसे होगी, बस इन्हें अपना हिस्सा मिल जाता है। ये ऐसा नहीं है कि स्मगलर जो हैं यही रूट फॉलो करते हैं। एयर रूट के अलावा लैंड रूट भी है। पीछे लद्दाख बॉर्डर के अंदर 108 किलो सोना पकड़ा गया था। आपको याद होगा 4-5 साल पहले केरला के अंदर एक डिप्लोमेटिक बैग के अंदर 30 किलो सोना मिला था। हमने डीआरआई दिल्ली ने 80 किलो सोना एक बार पकड़ा था। तो ऐसा नहीं है, और वो भी क्या था कि वो म्यांमार बॉर्डर से आया था। तो गोल्ड की स्मगलिंग के अंदर मार्जिन है और दूसरा इसकी कैरिंग आसान है। आप देखिए ना, 80 आपके मोबाइल फ़ोन जितना 1 करोड़ रुपए का सोना है, तो उसको कैरिंग आसान है और इट्स जस्ट एज गुड एज कैश। आज अभी देखिए आप पूरे पैसे उसके ले सकते हैं, तो इसलिए लोगों को इसमें स्मगलिंग में इंटरेस्ट रहता है। सोने की तस्करी के लिए स्मगलिंग गैंग ने कई दूसरे रास्ते भी निकाले हुए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ में इंपोर्ट किए गए सामान को तैयार कर एक्सपोर्ट करने पर कोई कस्टम ड्यूटी का भुगतान नहीं करना होता है। तस्कर इसका खूब फायदा उठाते हैं। तस्कर SEZ में ड्यूटी फ्री सोना मंगाते हैं और उसकी मात्रा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो किसी तस्कर ने SEZ में 10 किलो असली सोना ड्यूटी फ्री मंगाया। यह सोना निर्यात के लिए जब सेज से बाहर निकलता है तो एयरपोर्ट पर इस असली सोने को नकली सोने में बदल दिया जाता है, जिससे शुद्ध सोना ड्यूटी फ्री हो जाता है और नकली सोना विदेश भेज दिया जाता है। क्या रहता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो है जिसके अंदर सरकार आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ करती है, जिसको आप प्रोसेस करके उसको एक्सपोर्ट करें। ये जोन जो है एक तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए है कि इंपोर्टेड कंपोनेंट यूज़ करके आप उसको बनाएं और एक्सपोर्ट करें, जिससे कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आए। तो जो इसके अंदर गलत लोग हैं वो क्या करते हैं कि ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और वो एक्सपोर्ट के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करके कम एक्सपोर्ट करके दिखाते ज़्यादा हैं और इस तरह से वो गोल्ड जो है डोमेस्टिक मार्केट में ड्यूटी फ्री बेच देते हैं। सोने की तस्करी का भारत में बड़ा नेटवर्क है, लेकिन ज्यादा केस में सिर्फ करियर ही अरेस्ट होते हैं। असली तस्कर बच निकलता है क्योंकि ज्यादातर केस में करियर को पूरे खेल के असल खिलाड़ी के बारे में कुछ पता होता ही नहीं है।
एक्ट्रेस और गोल्ड स्मगलिंग के कातिल पर हमारी आज की तहकीकात में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़े हुए किसी ऐसे ही और मुद्दे की तहकीकात के साथ।